सिर्फ आज से नहीं बल्कि हमेशा से भारत वो देश है जिसने अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी में और वर्ल्ड लेवल में पीस को प्रमोट किया है। भारत किसी भी देश का विरोधी नहीं है, लेकिन जंग का विरोधी भारत हमेशा से है। भारत हमेशा से प्रण लेता आया है कि वो अपनी तरफ से कभी भी जंग की शुरुआत नहीं करेगा। जब पोखरण 2 में हमने हमारा न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत क्लियर वर्डिंग में ये बात हमें बोल दी थी कि इंडिया पहले न्यूक्लियर अटैक कभी नहीं करेगा। और आज वासुदेवा कुटुंबकम के अंदर भारत पूरी दुनिया को एक फैमिली में कन्वर्ट करना चाहता है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि कोई आगे से अगर अटैक करे तो भारत उसको मुंह तोड़ जवाब जरूर देता है, चाहे वो लड़ाई वेपन से हो या फिर डिप्लोमेसी से। पूरी दुनिया में पीस प्रमोट करने वाला भारत आज कनाडा के साथ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट में फंस चुका है, जो इंडिया कनाडा रिलेशंस का अब तक का वर्स्ट फेज है। इंडिया कनाडा के रिलेशंस किसी भी चीज़ से ज़्यादा अगर किसी चीज़ से डिफाइन होते हैं तो वो हैं हमारे माइग्रेंट्स। हर साल बड़ी संख्या में लोग भारत से कनाडा माइग्रेट होते हैं, बहुत सारा पैसा वो इंडिया से कनाडा लेकर जाते हैं। इस हद तक ये नंबर बढ़ चुका है कि आज इंडिया कनाडा का ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इसी इमिग्रेशन पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। जिस कंट्री में इंडिया के इतने इंडियन ओरिजिन लोग रहते हैं, उसके साथ इंडिया के रिलेशन खराब होना एक चिंताजनक बात है। तो आइए आज हम इस वीडियो में समझते हैं इंडिया कनाडा रिलेशंस का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे। इन द वेरी फर्स्ट पार्ट हम बात करेंगे कैसे इंडिया और कनाडा का माइग्रेशन और ये सारे रिलेशन एस्टेब्लिश हुए। हम हिस्टोरिकली उसको लिंक करके प्रेजेंट सिचुएशंस तक लेकर आएंगे, जो प्रेजेंट इंसिडेंट चल रहे हैं, विच विल बी आवर सेकेंड पार्ट, कि रिसेंट क्या इंसिडेंट हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं इंडिया कनाडा रिलेशंस में, दोनों कंट्रीज क्या रिएक्ट कर रही हैं। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, जो भी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होता है एंड माइग्रेंट्स का जो ट्रांसफ़र होता है। फोर्थली हम बात करेंगे कि इंडिया कनाडा रिलेशंस में कौन सी कंट्री को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हो रहा है, ताकि इस एनालिसिस से आप क्लियरली इंडिया कनाडा रिलेशंस को समझ पाएं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से, दैट डिफाइंस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कनाडा रिलेशंस। 1897 में पहली बार पंजाब के कुछ सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी के साथ लंदन गए थे। रास्ते में कुछ टाइम के लिए उनको वैंकूवर में रोका गया, जहां पर उनको पहली बार कनाडा के बड़े बड़े खाली मैदान और जंगल दिखे और वहीं से उनकी कनाडा माइग्रेट होने की उम्मीदें शुरू हुई। इन्हीं सोल्जर्स में से एक सोल्जर थे केसर सिंह, जिनको एट प्रेजेंट हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट इंडियन सेटलर इन कनाडा। आने वाले ही कुछ सालों में 1904 से लेके 1908 तक ये माइग्रेंट्स का नंबर इंडिया से बढ़ता बढ़ता 50 से 50,000 तक जाना शुरू हुआ। मोस्टली ये लोग वहां जाकर टिम्बर इंडस्ट्री, फिशिंग या फिर रेलवे जैसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे एट वेजेस एज लो एज $1 पर डे। माइग्रेंट्स इतने ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए कि 1907 आते आते कनाडा के लोगों ने एक मूवमेंट शुरू करी जिसका नाम था कीप कनाडा वाइट। मोस्टली ये लोग शिफ्ट हो रहे थे ब्रिटिश कोलंबिया के एरिया में। तो वहाँ पे एक मूवमेंट शुरू हुई, लोगों को डर लगना शुरू हो गया कि यहाँ पे एशियन स्पेशली इंडियंस का पॉपुलेशन एक दिन वाइट लोगों से भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। और ये चीज़ आज की हकीकत भी है। ब्रिटिश कोलंबिया रीजन से एट प्रेजेंट 13 लेजिस्लेचर्स इलेक्ट हुए हैं जो इंडियन ओरिजिन लोग हैं। तो ऐसे इंडिया से बढ़ते बढ़ते ये माइग्रेशन कनाडा की तरफ जाना शुरू हुआ। और उस टाइम पे भी एशियंस उन लोगों को एक कंपटीशन लगना शुरू हुए। वही सिमिलर कंडीशन जो एट प्रेजेंट कनाडा में भी एग्जिस्ट कर रही है। कनाडा एंड यूएस इन बोथ द कंट्रीज एट प्रेजेंट ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, जहां वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग कम वेजेस पे काम करने के लिए तैयार हैं। दीज पीपल आर कॉम्पिटिशन फॉर अस एट नाउ। तो जो प्रेजेंट कनाडा की सिचुएशंस हैं वो कहीं ना कहीं इस हिस्ट्री के साथ जाकर लिंक होती है। सो जस्टिन ट्रूडोज प्रेजेंट टाइट इमिग्रेशन रूल्स आर डेजा वू ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ अर्ली सेटलर्स जो पहली बार कनाडा शिफ्ट हुए थे। तो नॉट टू फॉरगेट कि कनाडा भी उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का ही डोमिनियन था, लेकिन इन अ मच बेटर कंडीशन जो इंडिया में थी। एंड ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडिया के लोग कनाडा माइग्रेट करें, तो उन्होंने एक प्रोविजन लॉन्च करी जिसका नाम था कॉन्टिन्यूस जर्नी प्रोविजन। उस टाइम पे इंडिया से अगर किसी ने कनाडा जाना होता था तो डायरेक्ट कोई भी तरीका नहीं था। यूजुअली लोग इंडिया से हांगकांग जाते थे और हांगकांग से डायरेक्टली कनाडा जाया जाता था।
था। तो कॉन्टिन्यूस जर्नी प्रोविजन का मतलब यही था कि अगर कोई इंडिया से कनाडा आना चाहता है तो वो डायरेक्टली आ सकता है, वो कहीं पे स्टॉपेज लेकर या रास्ते में रुककर नहीं आ सकता। तो यहीं से एक बहुत मेजर इंसिडेंट हुआ जिसका नाम था कोमागाटा मारू इंसिडेंट। 1914-15 के अराउंड 376 पंजाबीज ने एक शिप हायर किया गुरदित सिंह के अंडर, जिसका ओरिजिनली नाम था कामागाटा मारू क्योंकि वो एक जापानीज स्टीमर था। फिर उन्होंने उनका नाम रखा गुरु नानक जहाज, जिसमें वो बैठकर वैंकूवर गए। वैंकूवर में उनको पोर्ट से ही वापस भेज दिया जाता है और वहीं पे क्लैशेस में कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। इंडिया वापस आकर जब उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया तो ब्रिटिशर्स ने फायरिंग करके 19 लोगों को मार दिया, जिसमें आम लोग भी कुछ मारे गए थे। तो टोटल नंबर वाज 40। तो यहाँ से इंडिया में एक रेवोल्यूशनरी फेज की शुरुआत हो जाती है क्योंकि इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए गदर पार्टी यूएस से इंडिया आ जाती है। 1920s में जाके ब्रिटिशर्स ने फिर इन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया, वमेन एंड चिल्ड्रन को वीज़ा देने शुरू करे। यहाँ से शुरुआत हुई एक्चुअल कनेडियनाइजेशन की, जब पंजाबीज के अंदर कनाडा जाने की इच्छा बढ़ती ही गई और उन्होंने कनाडा शिफ्ट होकर वहाँ पे पूरी फैमिलीज यहाँ से शिफ्ट हुई और वहाँ जाके उन्होंने उनके कल्चर को अडेप्ट करना शुरू किया। और आज बहुत बड़ी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में इंडियन स्पेशली पंजाबीज कनाडा में एग्जिस्ट करते हैं। तो पंजाब से कनाडा सिर्फ लोगों का माइग्रेशन नहीं हुआ, पंजाब की प्रॉब्लम्स, पंजाब के कॉन्फ्लिक्ट्स भी उनके साथ कनाडा में शिफ्ट हुए। धीरे धीरे कनाडा पंजाबीज के लिए एक सेफ हेवन बनना शुरू हो गया। फर्स्टली फॉर देयर लाइवलीहुड, देयर इनकम्स, एंड सेकेंडली देयर प्रोटेक्शन, फर्स्टली फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, सेकेंडली फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडिया में 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, पंजाब वाज वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स क्योंकि यहाँ से पार्टीशन करके पाकिस्तान बनाया गया, अलग एक कंट्री बनाई गई। फिर उसके बाद 1966 आते आते पंजाब में एक नई मूवमेंट शुरू हो जाती है जिसका नाम था पंजाबी सूबा मूवमेंट। जब यहाँ के कुछ लीडर्स ने पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की डिमांड करी, जब गवर्नमेंट ने वो करने से मना कर दिया तो उन्होंने पंजाबी सूबा बनाने की बात करी। तो 1966 में पंजाब का ट्राइफरकेशन कर दिया जाता है, हिंदी डोमिनेटेड एरिया को अलग करके हरियाणा बना दिया गया, पहाड़ी इलाकों को यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश में मिक्स कर दिया गया और बचा हुआ है प्रेजेंट पंजाब जो 1966 में फॉर्म हुआ। लेकिन इस पार्टीशन का, इस सेपरेशन का 100% सेटिस्फेक्शन अकाली लीडर्स को और बाकी जो सिख लीडर्स थे उनको नहीं मिला। तो इन डिमांड्स की एक लिस्ट तैयार करके 1973 में अकाली लीडर्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसका नाम है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। उन डिमांड्स को उन्होंने सेंटर गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया। उस टाइम इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो चलते चलते यही डिमांड्स आगे जाके एक सेपरेट स्टेट की डिमांड में चेंज हो जाती है जिसका नाम है खालिस्तान, विच इज़ नोन एज लैंड ऑफ खालसा। कुछ लीडर्स थे जो सेंटर गवर्नमेंट के साथ अलाय होने शुरू हो गए और कुछ लीडर्स जिन्होंने कुछ सेपरेटिस्ट फीलिंग्स की शुरुआत करी, जिनमें मेजर इश्यूज थे। जो अनसेटिस्फाइड जो सेपरेशन हुआ कि कुछ एरिया जो पंजाब को मिलना चाहिए था हिमाचल को दे दिया, उन्हीं में से एक चंडीगढ़ का डिस्प्यूटेड एरिया निकला। सतलुज यमुना लिंक कैनाल एक बहुत मेजर इशू था। ग्रीन रेवोल्यूशन आया लेकिन उसका इफेक्ट पूरे पंजाब पे नहीं पड़ा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल होनी शुरू हो गई। तो ऐसे कुछ मेजर मुद्दों की डिमांड्स थी जो उसमें करी गई। इस मूवमेंट को दबाने के लिए सेंटर गवर्नमेंट ने 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन किया। उसके बाद हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ 1984 इन द सेम ईयर। इन दोनों मूवमेंट से पंजाब में राइट शुरू हो जाते हैं, पंजाब इमरजेंसी के अंडर आ जाता है और इन्हीं सिचुएशन से बचते हुए बहुत सारे लोग मास लेवल पर पंजाब से माइग्रेट हुए कनाडा। उन्होंने ये देश ज़रूर छोड़ दिया और इस मूवमेंट को पंजाब में ज़रूर दबा दिया गया, लेकिन उनके दिलों में जलती जो आग थी वो कभी भी शांत नहीं हो सकी। ब्रिटिश कोलंबिया के एक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है शिंदर पुरेवाल, जिनका कहना है दैट नोबडी केयर्ड अबाउट देयर बैकग्राउंड, दे वर ऑल गिवन पॉलिटिकल असाइलम। कनाडा ने उस टाइम उनके बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्रीज के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। जो भी कनाडा जाना चाहता था उनको वीज़ाज दिए गए और उन सब को कनाडा में एक सेफ हेवन मिला, एक पॉलिटिकल असाइलम मिला।
हालांकि अगर हम बात करें कि उस टाइम पे भी इंडिया कनाडा के रिलेशंस कोई बहुत अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आयरॉनिकल चीज़ यहाँ पर ये है कि जब जिस एरा की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट एरा इज़ जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पोखरण-1। तो कनाडा ने इंडिया को अक्यूज़ किया था कि आप लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स का या न्यूक्लियर मटेरियल का इस्तेमाल किया है मिलिट्री पर्पस के लिए, और इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया था। उस टाइम पे यू विल बी शॉक टू नो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर वॉज पायरेट ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो के फादर। और उनके फादर के टेन्योर में भी इंडिया कनाडा के रिलेशंस एक बहुत बुरे दौर से गुजरे थे। और एट प्रेजेंट भी when Justin Trudeau is Prime Minister, we are going through a very bad phase in India-Canada relations. तो लेकिन लगातार इसके बाद ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स कनाडा में देखे गए जहाँ पर खालिस्तानी मूवमेंट वहाँ पर ग्रो होती रही। ऐसे कुछ मैगजीन्स, ऐसे कुछ सोशल मीडिया इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले, जिसकी पहली शुरुआत हुई 1985, 23 जून 1985, विच वॉज द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार। बब्बर खालसा नाम के ग्रुप के दो लोगों ने, जिनका नाम था इंद्रजीत सिंह एंड तलविंदर सिंह, उन्होंने एयर इंडिया की एक फ्लाइट को हाईजैक करके उसमें बॉम्बिंग करी थी। और उस बॉम्ब अटैक में 329 लोगों की मौत भी हो गई थी। इसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोसेशंस कनाडा में निकाले गए हैं जहां पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को हाईलाइट किया गया है, जहां पर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को एक बहुत ही पॉजिटिव पिक्चर की फॉर्म में दिखाया गया, खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट करने की कोशिश करी गई। वहीं से चलते चलते प्रेजेंट कंटेक्स्ट की चीज़ें आकर जुड़ती हैं। सो दिस वाज ऑल द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, जहां कनाडा इंडिया के रिलेशंस की शुरुआत हुई, कहाँ से वो बिगड़ने शुरू हुए, कैसे पंजाब की प्रॉब्लम्स कनाडा शिफ्ट हुई और आज तक वहाँ पर प्रेवलेंट है। बात करते हैं हम हमारे सेकेंड पार्ट के बारे में, प्रेजेंट इंसिडेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स। तो यहीं से बढ़ते बढ़ते एक शुरुआत हुई जो प्रेजेंट हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस, जो एक कॉन्स्पिरेसी का एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है इंडिया कनाडा रिलेशंस के बीच में। जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिख गुरुद्वारे के बाहर हरजीत सिंह निज्जर नाम के एक इंडिविजुअल का असैसिनेशन किया जाता है। अभी तक कनाडा की सरकार ने 4 लोगों को उसमें अरेस्ट किया है। 4 ऑफ देम आर इन देयर अर्ली 20s। चारों इंडियन इमिग्रेंट स्टूडेंट्स हैं। और सितंबर 2023 में कनाडा हाउस ऑफ कॉमन्स में जस्टिन ट्रूडो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ने एक स्टेटमेंट दिया कि हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक कनाडा सिटीजन हैं, उनके मर्डर के पीछे जस्टिन ट्रूडो के पास प्रूफ हैं कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ से हमारे रिलेशन इंडिया कनाडा के साथ खराब होने शुरू होते हैं। बिना किसी स्टैटिक इन्वेस्टिगेशन, बिना किसी एविडेंस से, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के शक के तौर पर ये स्टेटमेंट जस्टिन ट्रूडो ने अपने पार्लियामेंट में दिया और पूरी दुनिया में इंडिया को डीफेम करने की कोशिश करी। उस टाइम पे तो इंडिया ने स्टेटमेंट को एब्जर्ड एंड मोटिवेटेड कहकर रद्द कर दिया, लेकिन बाद में ये चीज़ डिप्लोमेटिक वॉर में शुरू हो जाती है जब कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर्स को कनाडा से एक्सपेल कर दिया। बदले में इंडिया ने कैनेडियन हाई कमिशनर्स को इंडिया से एक्सपेल कर दिया। बहुत देर के बाद पहली बार इंडिया के रिलेशंस किसी कंट्री के साथ इतने बड़े लेवल पर ख़राब हुए। बात बढ़ते बढ़ते 1 साल हो चुका है और इस साल के अक्टूबर में जस्टिन ट्रूडो का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आता है, जहां वो कहते हैं कि उनके पास कोई भी हार्ड एविडेंस नहीं है, कोई क्लियर एविडेंस नहीं है। उन्होंने ये बात सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कहने पर की थी और अब वो अपने रिलेशंस को इंडिया के साथ और ख़राब नहीं करना चाहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन एट प्रेजेंट। दिस इज़ अ कंप्लीट डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया और कनाडा के बीच में चल रहा है एट प्रेजेंट, जहां कनाडा ने इंडिया को काफ़ी चीज़ों के लिए अक्यूज़ किया है। हरदीप सिंह निज्जर की अगर हम बात करें तो उन्होंने कनाडा में एक खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम की एसोसिएशन की शुरुआत करी हुई थी, जिसमें वो खालिस्तानी मूवमेंट्स को और खालिस्तानी सेंटिमेंट्स को ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे। 2023 में इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन को UAPA एक्ट के अंडर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुकी थी। इवन इंडिया का कहना है कि हरदीप सिंह निज्जर टेररिज्म एंड सेपरेटिस्ट फीलिंग्स को रिवाइव करके इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड पीस को टारगेट करने की और हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो
तो क्योंकि इंडिया इस चीज़ को डिक्लेयर कर चुका था, शायद इसीलिए कनाडा ने इस चीज़ का एक्यूजेशन बिना एविडेंस पे इंडिया को लगाना सही समझा। तो ये सब हमने बात करी प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं इंडिया कनाडा के इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस के बारे में। यू विल क्लियरली गेट अ पिक्चर हाउ इम्पोर्टेंट इंडिया एंड कनाडा आर फॉर ईच अदर। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि इंडिया से माइग्रेशन होकर लोग सिर्फ कनाडा ही जाते हैं, कनाडा के अलावा मिडिल ईस्ट, यूएस, लंदन, हर जगह आपको इंडियंस मिल जाएंगे। लेकिन इंडिया कनाडा का एक बहुत ही डीप कम्युनिटी, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक रिलेशन है जो बहुत सालों से काम कर रहा है। So let's just talk in numbers now. 2021 Canada census के अकॉर्डिंग इस टाइम कनाडा में 9,50,000 इंडियंस हैं, जिनमें से 81% से भी ज़्यादा पंजाबी या सिख कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है। 9,50,000 people is 2.6% of Canada's population, which is a very major proportion. पंजाबी एट प्रेजेंट कनाडा की 4th स्पोकन लैंग्वेज बन चुकी है। इवन इन पार्लियामेंट ऑफ कनाडा 4 लैंग्वेजेस अलाउड हैं, जिनमें से पहली फ्रेंच, इंग्लिश, देन चाइनीज एंड 4th इज पंजाबी। तो पंजाबी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है एट प्रेजेंट कनाडा में। एक्सक्लूसिवली सिख पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट वी हैव 7.71 लाख सिख पॉपुलेशन इन कनाडा, जिनमें से 4.15 लाख परमानेंट रेजिडेंट हासिल कर चुके हैं एंड 2.36 सिटीजनशिप भी हासिल कर चुके हैं। सो यू कैन सी हाउ इम्पॉर्टेंट इंडियंस एंड पंजाबीज आर फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स ऑफ कनाडा। कनाडा की सारी वोट बैंक पॉलिटिक्स, इवन जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, मेजर वोट उनको इंडियन इमिग्रेंट से ही मिला था। खालसा वॉक्स नाम के एक पेपर ने रिपोर्ट किया है कि हर साल 68,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ इंडिया से ड्रेन होकर कनाडा की इकोनॉमी में जाते हैं। 2022 के अकॉर्डिंग कनाडा गवर्नमेंट में 2,26,450 स्टूडेंट वीज़ास को अप्रूव किया है और एक स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली 17,000 कैनेडियन डॉलर्स इंडिया से लेकर जाता है। So every year Indians contribute nearly $8 billion to Canadian economy. This is how much Indian immigrants are important for the economy of Canada. जोग्राफिकली अगर हम बात करें तो कनाडा का नॉर्दर्न एरिया हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास पड़ता है। और कनाडा में ओरिजिनली उस एरिया की पॉपुलेशन बहुत कम थी, लेकिन अब पॉपुलेशन कम होने की वजह से वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस हासिल करना बहुत ईजी है। तो इंडियन इमिग्रेंट्स ने उस एरिया को भी हैबिटेट करना शुरू कर दिया है। आज कनाडा के बहुत सारे बिजनेस, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन जो कनाडा से यूएस की तरफ जाता है, या जो कनाडा का टिम्बर का एरिया है, जो एग्रीकल्चर है, जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, ऑल दीज आर बीइंग डोमिनेटेड बाय इंडियन इमिग्रेंट्स जो वहीं पर रहकर कमाई कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, जिससे कनाडा की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा पुश मिल रहा है। ट्रेड के नंबर्स की अगर हम बात करें तो 2023 में इंडिया और कनाडा में 9.36 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड हुआ है। और ये ट्रेड इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया बहुत कम कंट्रीज़ के साथ सरप्लस ट्रेड करता है। सरप्लस का मतलब इंडिया कनाडा को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट उनसे कम करता है। अब इसका रीज़न मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बताया था कि ज़्यादा इमिग्रेंट्स हो गए हैं। अब वो इंडियन इमिग्रेंट्स वहाँ रहकर इंडियन प्रोडक्ट्स की जब डिमांड करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट इंडिया कनाडा की तरफ बढ़ जाता है। तो इस 9.36 बिलियन में से 5 बिलियन से ज़्यादा का इंडिया ने उनको एक्सपोर्ट किया है और बाकी का जो बचता है वो हमने उनसे इम्पोर्ट किया है। प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया कनाडा को जेम्स, ज्वेलरीज, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। इवन फूड आइटम्स जो इंडिया में बनती हैं और वहाँ पे हमारा डायस्पोरा जिनको डिमांड करता है, ये सब हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो मेनली इंडिया कनाडा से पल्सेस, वुड, पल्प, आयरन ओर, पेट्रोलियम, इन सब चीज़ों का इंपोर्ट करता है जो उनके नेचुरल मिनरल रिसोर्सेस हैं। लेकिन इंडिया कनाडा को काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो इंडिया और कनाडा का ट्रेड है, ये इंडिया के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट ट्रेड है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें हमने बात करी India Canada trade relations, economy relations and in numbers. Now let's just talk about the most important part of this video कि इंडिया और कनाडा में कौन सी कंट्री को किस चीज़ का फ़ायदा और किस चीज़ का नुकसान हो रहा है। स्टार्टिंग विद इंडिया। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया कनाडा माइग्रेशन से
इंडिया को एक मौका मिल रहा है अपने रिलीजन, अपनी कम्युनिटीज़ और अपने कल्चर को पूरी दुनिया में स्प्रेड करने का। आज हमारी पंजाबी लैंग्वेज, हमारा पंजाबी कल्चर कनाडा तक बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा जो इंडिया को हो रहा है वो है रेमिटेंसेस के रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ से पैसा कमाकर अपने पेरेंट्स को इंडिया में भेजते हैं। इंडिया में उस चीज़ से लोग घर बना रहे हैं, शॉपिंग्स कर रहे हैं, हमारा डिमांड बढ़ा रहे हैं। एंड इसी के साथ जुड़ी है एक और चीज़ कि ऑल्दो नाउ दे लिव इन कनाडा, वो अपनी वेडिंग्स करने के लिए, फंक्शंस करने के लिए दो कम टू इंडिया। सो एनआरआईज यहाँ आकर हमारी मार्केट्स में हमारी डिमांड, हमारी कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, जो हमारी मार्केट्स को वेडिंग सीजन में एक बहुत बड़ा बूस्ट देती हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस दैट इंडिया इज गेटिंग फ्रॉम दिस इंडिया कनाडा रिलेशन, विच इज मोस्टली रिलेटेड टू माइग्रेंट्स ऑफ इंडिया ओनली, इंडियन डायस्पोरा। अगर हम बात करें कि इंडिया को इस रिलेशन में क्या डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं, तो सबसे प्रोमिनेंट डिसएडवांटेज है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन जिससे हमारे इंडिया का यूथ, हमारे इंडिया का टैलेंट, हमारे इंडिया की वेल्थ यहाँ से ड्रेन होकर कनाडा इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रही है। वो सारा पैसा जो इंडिया से वहाँ जा रहा है, अगर वो कहीं पंजाब में इन्वेस्ट हो जाता तो आज पंजाब इंडस्ट्री में बैकवर्ड स्टेट ना रहता। और दूसरी चीज़, इतना सारा यूथ अगर पंजाब से ड्रेन हो जाएगा, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे हमारे पास फोर्सेस में रिक्रूट करने के लिए यंग पॉपुलेशन की कमी होनी शुरू हो जाएगी। दैट इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज। अगला सेंसस हमें पंजाब के डेमोग्राफिक और डेमोग्राफिक डिविडेंड में होने वाले नुकसान का एक बहुत ही क्लियर पिक्चर प्रेजेंट करेगा। और ये जो पंजाब में लेकुना फॉर्म हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारा लेकुना पंजाब में भर रहा है विद माइग्रेंट्स फ्रॉम बिहार, यूपी, झारखंड, नेपाल, मध्य प्रदेश, जिससे पंजाब का कल्चर ख़त्म होकर बाकी स्टेट्स का कल्चर पंजाब को डोमिनेट करना शुरू कर देगा। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट नुकसान कि कई बार जो ओल्ड एज पेरेंट्स हैं वो सिर्फ यहीं पर रह जाते हैं, बहुत बड़े बड़े घर बना लिए जाते हैं, लेकिन उनकी देखभाल करने के लिए, उनको संभालने के लिए यहाँ पर कनाडा में कोई नहीं होता, जो इवेंचुअली हमारी गवर्नमेंट्स और हमारी कंट्री के ऊपर एक बर्डन बनने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मोस्टली जो यूथ पंजाब से कनाडा जाती है, दे यूजुअली एंड अप इन अनस्किल्ड जॉब्स। It's so bad. It's like everyone is looking for a job and no one is getting job properly. So many of बहुत कम प्रपोर्शन ऑफ लोग हैं जो वाइट कॉलर जॉब्स में जा पाते हैं। मोस्टली वो इंडिया से जाते ही कनाडा इस सोच के साथ हैं कि हम वहाँ जाकर लेबर जॉब करेंगे, हमारा पर्पस सिर्फ पैसा कमाना है। तो वो लोग पूरी लाइफ के लिए एक अनस्किल्ड लेबर बन के रह जाते हैं। और इसी अनस्किल्ड लेबर के लिए वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, उनको पीआर कैंसिलेशंस, इन सब चीज़ों को अब जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट फोर्स कर रही है, क्योंकि ये अनस्किल्ड लेबर इवेंचुअली कनाडा की इकोनॉमी पे भी बर्डन बनने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ से अगर वो पढ़ने के लिए जा भी रहे हैं तो पर्पस पढ़ना नहीं है, पर्पस स्किल डेवलपमेंट नहीं है, पर्पस है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना और उस पैसे को या तो इंडिया भेजना या फिर वहाँ पे इन्वेस्ट करना, बेटर लाइफस्टाइल पाना, जो लाइफस्टाइल में एजुकेशन का बहुत कम रोल है। एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कनाडा में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आज भी ब्लूम हो रहे हैं। और वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो इंडिया कनाडा रिलेशंस को ख़राब कर ही रहे हैं, लेकिन वो कनाडा की अपने लिए भी बहुत बड़ा एक नुकसानदेह फैक्टर साबित हो सकता है और इंडिया कनाडा रिलेशंस को फर्दर और भी ख़राब कर सकता है। सो दिस वाज ऑल ऑफ द एनालिसिस अबाउट व्हाट इंडिया इज़ गेनिंग, व्हाट इंडिया इज़ लूजिंग फ्रॉम इंडिया कनाडा रिलेशंस। सो क्लियरली इन दिस परस्पेक्टिव इंडिया इज़ एट अ लॉस। इंडिया का नुकसान फ़ायदे से ज़्यादा हो रहा है। अगर हम बात करते हैं कनाडा के बारे में, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दैट कनाडा इज़ अर्निंग फ्रॉम दिस इंडिया कनाडा रिलेशन। First important thing is Canada is getting a huge amount of labor influx. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो लेबर जॉब्स में जाते हैं, तो कनाडा के पास काफ़ी लो पेइंग लेबर जॉब्स जो हैं उनके लिए भरने के लिए अनस्किल्ड लेबर पहुँच जाती है। अब इसी का एक जो नुकसान है वो ऑल्दो प्रेजेंट कनाडा इज़ फेसिंग, और इसी से कनाडा में मूवमेंट शुरू हो गई हैं, जहां उनके लोगों को लगता है कि ये लोग कम वेजेस पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे हमारा वेज रेट जो है वो ओवरऑल लो होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज़ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस बोथ इन इटसेल्फ। दूसरी सबसे मेजर चीज़, इतना सारा पैसा
जो इंडिया से हर साल कनाडा शिफ्ट हो रहा है, जो उनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। क्योंकि अगर एक बच्चा इंडिया से 17,000 कैनेडियन डॉलर्स लेकर जा रहा है और वो 2 साल के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो 2 साल में पहली बात तो वो काम करेगा, फिर वो खाना पीना, इवन दे गेट कार्स ऑन रेंट देयर और दे बाय कार्स देयर, फिर उसके बाद उनके जो हाउसिंग ब्लूम है, जो सारी फिर हाउसिंग इंडस्ट्री को जो सारा पुश मिल रहा है कनाडा में, दैट इज़ ड्यू टू दीज इमिग्रेंट्स। इतने सारे ग्रोसरी स्टोर्स, इंडियन प्रोडक्ट्स जो वहाँ पर सेल हो रहे हैं, इवन कैनेडियन प्रोडक्ट्स, ये सारा एक्सपेंशन जो कनाडा में हो रहा है उसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन इंडियन इमिग्रेंट से आता है। देन इफ दे आर वर्किंग देयर दे हैव टू पे टैक्सेस इन कनाडा। अब वो कनाडा में रहकर कनाडा में टैक्स पे कर रहे हैं एंड टैक्स रेट इज़ क्वाइट हाई इन कनाडा, जिससे कनाडा का टैक्स रेट, उसका वॉल्यूम, उसका इन्फ्लक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इवेंचुअली वो पैसा कहाँ जा रहा है? सरकार के पास जा रहा है। तो वो सरकार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू इनकम का सोर्स भी बनता जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पंजाबीज आर वोट बैंक फॉर कनाडा। तो उस वोट बैंक को टारगेट करने के लिए वो ऑल्दो अब तक तो बहुत सारी अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आ रहे थे, जस्टिन ट्रूडो जब पहले से प्राइम मिनिस्टर बने थे, बट नाउ दे आर गोइंग कम्प्लीटली एंटी टूवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि कनाडा में कुछ टाइम से अब रिसेशन आना शुरू हो गया है। यू मस्ट हैव हर्ड दैट, कोई कोविड के बाद अब जो कनाडा की इकोनॉमी है उसमें इमिग्रेंट्स उनके लिए बर्डन बनने शुरू हो गए हैं, जहाँ पे उनकी क्लियर वर्डिंग है कि अनस्केल्ड इमिग्रेंट्स जो हैं वो हमारे ऊपर बर्डन बनते जा रहे हैं। तो उन्होंने एक लिमिट लगा दी है कि हर साल सिर्फ इतने स्टूडेंट्स को वीज़ा दिया जाएगा। इवन जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके वीज़ास को तो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट भी गवर्नमेंट ने करना शुरू कर दिए। जो स्पाउस वीज़ास दिए जाते थे, स्पाउस को वर्क वीज़ास दिए जाते थे, वो सरकार अब तक रिस्ट्रिक्ट कर चुकी है। अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि कनाडा के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनमें वो अब एरियाज़ हैबिटेट होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इंडियन इमिग्रेंट्स में उन एरियाज़ में जाके रहना शुरू कर दिया है। सो दीज आर ऑल दी एडवांटेजेस दैट कनाडा इज़ गेटिंग फ्रॉम इंडिया कनाडा रिलेशंस। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, वैसे तो ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि उनके लिए जो कैनेडियन ओरिजिनल सिटीजन्स हैं उनके लिए वहाँ पे कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया है, वेज रेट कम होना शुरू हो गया है, बिकॉज देयर इज़ ह्यूज सप्लाई ऑफ लेबर इन द मार्केट और उतनी डिमांड नहीं है। तो डिमांड एंड सप्लाई का जब इम्बैलेंस होता है तो वेज रेट फॉल होना शुरू हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आए दिन हमें वहाँ से कुछ क्राइम और इन सब चीज़ों के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं और वो इंसिडेंट बढ़ के फिर कनाडा की इकोनॉमी और उनके लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही हार्मफुल साबित होते हैं। सो क्लियरली नाउ यू कैन सी कि जो इंडिया कनाडा रिलेशंस में कनाडा को फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ क्वाइट मच देन द डिसएडवांटेजेस दे आर गेटिंग फ्रॉम दिस रिलेशन। सो इंडिया कनाडा के इन रिलेशंस को बरकरार रखना दोनों ही कंट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रादर देन कि इस डिप्लोमेटिक और इस कॉन्फ्लिक्ट को हम एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, हमें इसको दोनों कंट्रीज़ को डिप्लोमेटिकली बैठकर सॉल्व करना ही एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। कल को अगर ये प्रॉब्लम डिप्लोमेटिक रिलेशंस या ये हाई कमिश्नर के एक्सपल्शन से आगे बढ़कर ट्रेड सेंक्शंस, टैरिफ्स, कोटाज, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस जैसी चीज़ों पर चली जाती है, जो ऑलरेडी एक बार इंडिया कर भी चुका है, वो चीज़ें इंडिया और कनाडा के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत हार्मफुल होंगी, हमारे कल्चरल एंड कम्युनिटी रिलेशंस के लिए बहुत हार्मफुल होंगी। सो रादर देन उस चीज़ को बढ़ाने से हमें उस चीज़ को यहीं रिस्ट्रिक्ट करने में फ़ायदा है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कनाडा अडेप्ट कर सकता है इंडिया से इंस्पायर होकर, इंडिया हमारे कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए मोहल्ला कमेटीज़ बनाता है। अब कनाडा में भी क्योंकि मिक्स ऑफ कल्चर होना शुरू हो गया है, वहाँ पे भी कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बनना शुरू हो गया है। सो दे शुड अपॉइंट सम मोहल्ला कम्युनिटीज़ जहाँ पे वो ऐसे कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, रादर देन कि वो चीज़ सेंटर गवर्नमेंट तक ही जाए या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट तक जाए, उसको एक लोकल लेवल चीज़ में सॉल्व करके कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके, ताकि वो प्रॉब्लम ज़्यादा एग्रीवेट ना हो। एंड ऑल्सो देयर शुड बी अ कॉमन सेंटिमेंट कि जैसे हाई कमिश्नर्स का जो मेन काम होता है वो है दूसरी कंट्री में पीस प्रमोट करना, अपनी कंट्री को प्रमोट करना, लेकिन अगर कोई एक सेक्शन ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स जो कनाडा में सेपरेटिस्ट फीलिंग्स के साथ जी रहा है या उनको प्रमोट कर रहा है, उस चीज़ का इम्पैक्ट सारे इंडियंस पर आना बहुत ही गलत बात है। जैसे हम आए दिन इंसिडेंट सुनते हैं, अभी रिसेंटली हिंदू टेम्पल पर अटैक हमने सुना, हाई कमिश्नर्स पर बहुत बार अटैक कर दिए जाते हैं। तो ऐसे सारे इंसिडेंट्स और ऐसे सारे सेंटिमेंट्स को कनाडा गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है।
9,50,000 इंडियंस अगर कनाडा में रह रहे हैं तो वो सारे उस सेपरेटिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं है, वो सारे उस फीलिंग को प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दे शुड लुक एट द पॉजिटिव पिक्चर एज वेल कि वो लोग उनके इकोनॉमी के लिए कितनी अच्छी और कितनी पॉजिटिव चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो सारे इंडियंस को एक ग्रुप का पार्ट बनाकर सबको टारगेट करने की बजाय, सबको नुकसान देने की बजाय सिर्फ कुछ लोगों को फोकस करके, इन्वेस्टिगेशंस करके एक प्रॉपर तरीके से उनको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। इन द वेरी एंडिंग, वॉर्स कैन नेवर बी ब्यूटिफुल। और एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं इजराइल पैलेस्टीन की जो कंडीशन है, रशिया यूक्रेन की जो कंडीशन है, तो इंडिया और कनाडा को अपने इस पीसफुल रिलेशन को इसी लेवल पर मेंटेन करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। यही दोनों कंट्रीज़ के हित में काम करेगा। आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।